अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फसी ज़का। आज दो राय एक मरतबा फिर हम पनामा केस के आने वाले फैसले और उसके बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा के हवाले से तमाम ऑप्शंस नज़रअंदाज कर दिए। कल की होने वाली मीटिंग में भी तय पाया है कि अगर अदालती फैसला खिलाफ आता है तो कौन कौन से कानूनी और आईनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में हम सियासी पहलू पर तज्जिया आपके सामने पेश करें। अगर फैसला नून लीग के खिलाफ आता है तो क्या उससे दीगर अपोजिशन जमातों को कोई फ़ायदा हो सकता है, और अगर वज़ीर आज़म नाअहल होते हैं तो ये नाअहली पार्टी को कितना कमज़ोर करेगी। इन तमाम पहलुओं पर तज्जिया के लिए सियासी शख्सियात हमारे साथ मौजूद होंगे। और आखिरी हिस्से में हम चौधरी निसार के हवाले से भी बात करेंगे, जिनकी कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्को है, अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ हल्कों में चहमगोइयाँ का सिलसिला जारी है। अब तक की खबरें ये हैं कि अहम वफाकी वज़रा भी चौधरी निसार को मनाने में नाकाम रहे हैं। अब देखना यह है कि कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार पार्टी ओहदा छोड़ेंगे, सरकारी ओहदा छोड़ेंगे, या सिर्फ वजाहत पर ही इक्तफा करेंगे। जी हमारे साथ फसी भाई, हमने कहा अहम सियासी शख्सियात हमारे साथ एजाजुल हक साहब भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक से। जी एजाज साहब वेलकम। एजाज साहब ये बताएं कि आजकल नवाज शरीफ अपने इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, काफ़ी डिस्कशंस कर रहे हैं, तो आपसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनका मोरल कैसा है, वो बातें क्या कर रहे हैं आजकल? देखिए मोरल तो बहुत उनका ठीक था। ये पहला क्राइसिस नहीं है कि ही इज़ गोइंग थ्रू दिस फर्स्ट क्राइसिस। माजी में भी हम उनके साथ रहे, उनकी जमात में भी रहे हैं और अप्स एंड डाउन्स देखते रहे हैं। पर 1999 में उन्होंने जो जिस तरह से हुकूमत ख़त्म हुई थी, फिर आपको मालूम है कि उसके बाद बहुत सख्त पीरियड गुजारा एग्ज़ाइल में जाने से पहले। तो लेकिन एज के साथ इंसान थोड़ा सा मेलो डाउन भी हो जाता है, तो टेंशन तो लाजमी बात है होगी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी जाहिर नहीं की टेंशन। बातचीत उनके साथ हुई है, सारे पॉलिटिकल ऑप्शंस उन्होंने सामने रखे। मैंने भी उनको बताया कि कैसे कैसे किया गया और क्या करना चाहिए था। और मैंने ये बात की थी बाहर निकल करके, वो कोई इस्तीफ़ा देने के ना देंगे और ना उनकी ये सोच है कि वो इस्तीफ़ा दें, और ना ही वो असम्बलियाँ तोड़ने का सोच रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकली ये या लीगली ये केस का जो भी पहलू निकलेगा और जिसका जब फैसला आएगा तो मेरे ख्याल में कानून जो भी कहेगा उसे वो तस्लीम भी करेंगे। कोई महाजराई का। तो आपके ख्याल में सिस्टम में प्रेशर नहीं बढ़ रहा कि आपने क्या ये नहीं सोचा कि उनको ये एडवाइस दे दें कि रिज़ाइन सिर्फ सिस्टम के लिए दे दें कि थोड़ा सा प्रेशर रिलीव हो जाए? फसी साहब ये वक्त नहीं था, क्योंकि ये लास्ट लेग है। JIT का फैसला हो चुका है। इस्तीफ़ा देने का अगर उन्हें सोचना था, अगर मशवरा उस वक्त करते तो ये वक्त था जब JIT बनी थी या जब ये केस शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, या JIT के वक्त वो कहते मैं अलग हो जाता हूँ। लेकिन अब तो ये आखिरी मरहला है। इस वक्त उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? उनके पास ऑप्शंस यही हैं कि जी या तो उनके हक में फैसला आएगा या अगेंस्ट आएगा, या आर्टिकल 62, 63 लगेगा, या फिर रेफरेंस भेज दिया जाएगा। ये दो तीन तो ऑप्शंस हैं उनके सामने। तो इस वक्त वो क्या, अगर इनमें से एक ऑप्शन अगर आर्टिकल 62, 63 उन पे लग गया तो क्या कोई प्लानिंग हुई है इन हाउस के जो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये कौन होंगे, या आपका कोई ओपिनियन कि जो इनके कैबिनेट में या शायद उससे बाहर भी कोई पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो पार्टी को भी एक रख सकेंगे और हुकूमत को भी चला सकेंगे इलेक्शंस तक? देखिए पॉलिटिकली स्पीकिंग ज़का साहब, मैं ये कहूँगा कि लाजमी बात है, इस पर उन्होंने गौर व खौस भी किया होगा और अपने सारे पॉलिटिकल ऑप्शंस एवेल्यूएट किए होंगे और नामों पे भी गौर हुआ होगा। अगर मुझसे वो ये बात डिस्कस करते या उन्होंने की होगी तो मैं उन्हें कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप फ़लाँ को बना दें, फ़लाँ को बना दें, क्योंकि ये ज़रूर कहूँगा उनको कि भाई जो आप जिस पे एतमाद करते हैं आप उसे बनाएं। और शायद मैंने ये उन्हें कहा भी हो कि ये मेरा काम नहीं है आपको बताना। इजाज़ साहब आप
आप किस पे एतमाद करते हैं जो अभी काबीना बैठा हुआ है? अगर आपको किसी को तकर्रुर करना होता तो वो कौन होता? देखिए, मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ, और ओरिजिनल मेरी जमात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और मैं उसको बहुत अंदर से और बाहर से जानता हूँ, और सब मेरे दोस्त हैं। तो मेरे लिए ये पॉलिटिकली वायबल नहीं है कि मैं किसी एक शख्सियत पे का कह दूँ। हालांकि हम सब कुलीग्स रहे हैं और हम सब ने एक साथ जद्दोजहद भी की है और कुलीग्स भी रहे हम। अच्छा, आपने हवाला दिया कि जो ये क्योंकि आखिरी मरला है तो शायद इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। तो सर, अगर मुश्तरका तहकीकाती टीम की इतनी तवील रिपोर्ट आ जाए, साथ में नैब में एक रेफरेंस भी दायर हो जाए, साथ में आप एक अक्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर आप एक अक्यूज़ नहीं हैं तो आप आर्टिकल वो 62 के तहत डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, तो इस्तीफ़ा का मौका भी चला जाएगा। अगर हम याद करें तो रिचर्ड निक्सन के भी 8 साल के 6 साल मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन मामलात इतने गुजर गए थे कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो क्या ये आखिरी मरला हम सामने रख सकते हैं? ये जो एक है एक सोच है। ये देखें, मैंने भी ये बात सुनी है कहीं से, और मैं लीगली इतना माहिर नहीं हूँ लीगल अमूर का, लेकिन क्या उनको इस्तीफ़ा देने से कोई इम्यूनिटी मिल सकती है? क्या उनको इस्तीफ़ा देने से ये केस उन पे ख़त्म हो सकता है? क्या इस्तीफ़ा देने के बाद रेफरेंस नहीं दिया जाएगा? क्या इस्तीफ़ा देने के बाद आर्टिकल 62, 63 उन पे नहीं लगेगा? अगर ये ऑप्शन उनके पास सामने हों तो फिर वाकई में वो इस पर गौर भी कर सकते हैं और उनको साथ ही उनके मशवरा भी दे सकते हैं। PMLN की पोजीशन है, इन्होंने ऑब्जेक्शंस भी फाइल किए JIT रिपोर्ट पे। क्या आप भी उन्हीं ऑब्जेक्शंस को शेयर करते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता उनके साथ कि जो उन्होंने स्टैंड लिया इस केस को फसीह ज़का साहब टोटली पॉलिटिकल बना दिया गया। इसको लीगली लड़ाई नहीं गया। इसको अपोजिशन ने भी पॉलिटिकल बनाया, इसको हुकूमत ने भी पॉलिटिकल बनाया, और यही वजह है कि शुरू में ये नहीं सोचा गया था कि यहाँ तक बात आ जाएगी। इसको अगर प्रॉपरली लीगली लड़ा जाता, और फिर मैं ये भी कहूँगा कंटेम्प्ट से डरते हुए कि जब ये बातें हो रही थी और JIT के सामने तकरीरें हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के तकरीरें हो रही थी, मेरा ख्याल है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को ये चाहिए था कि 2 टोक अल्फाज में उन्हें कहते कि जनाब यहाँ से बाहर निकल कर गुफ्तगू ना करें, क्योंकि ये असरअंदाज होती है। इसको कोर्ट पे असरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है और इससे एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट। मुझे मालूम है कि वो प्रेशर नहीं लेंगे, लेकिन ये जो जिस तरह से ये केस आगे चला, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में मैंने तो नहीं देखा, इस नौइयत का खैर कोई केस ही नहीं आया था, लेकिन बिल्कुल ऐसे लगता है कि दोनों तरफ से तोपों के मुंह खोले हुए हैं और बाहर निकलने का बस देर होती है और बस शुरू हो जाते हैं कि ये हो गया और वो हो गया, और फिर उसमें एजाज साहब, लेकिन और हम भी कंटेम्प्ट से ही डरते हैं शो में, हम बल्कि हर दिन कंटेम्प्ट से डरते हैं। लेकिन आपने ये ज़रूर देखा होगा कि शायद दोनों अतराफ से उस तरह बैलेंस नहीं था। जब उन्होंने 3 अशखास किया ट्रांसक्रिप्ट मांगा था कि उन्होंने क्या कुछ बातें की हैं, तो वो सब के सब रूलिंग जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरा सर, मेरे ख्याल से उन्होंने कई बार कहा, कई बार फरमाया कि इस तरह मत कीजिए, इस तरह मत कीजिए, और ये जो अदालत उज़्मा के जो ग्राउंड्स हैं उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मत कीजिए। तो उनकी तरफ से तो भरपूर कोशिश थी, लेकिन अगर PID में बैठ के आपने उसको एक बैटल जोन बना देना है और फिर मुखालिफ जमातें फिर जवाबी कार्रवाई देते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से सूरत हाल मुश्किल हो जाता है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपसे। मैं समझता हूँ कि इसको हाथ थोड़ा सा नरम रखना चाहिए था। और मैं ये भी आपको ख़बर के तौर पे बता दूँ कि चौधरी निसार साहब की जब बातचीत बंद हुई तो उन्होंने भी यही तजवीज़ दी थी हुकूमत को कि JIT के पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं या जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है या जो बात की जा रही है, इससे गुरेज करें और इसको कम करें। अच्छा, हमारे साथ में ही आरिफ अलवी साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी आरिफ अलवी साहब, वेलकम। वेलकम, थैंक यू सर। आरिफ अलवी साहब, अगर वक्फे से पहले हम जल्दी से आपसे सवाल कर लें। सर, ये जो शाना बशाना इन प्रोसीडिंग्स के इमरान खान साहब की भी डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहा है। आज हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि जो हिसाब लेने की बात करते हैं वो जब खुद हिसाब देने पे आते हैं तो वो पूरा ना हो सका। उस पर जनाब क्या फरमाएंगे?
भाई साहब, उनके कहने के ऊपर अगर हमें यकीन होता जी तो ये आर्टिकल 62, 63 पर भी नहीं जाते, ठीक है ना। उनकी पार्टी तो सारी चीजों पर झूठ बोलती आई है, इस पर भी बोल रही है। एक एक पाई का हिसाब आ गया है सर। और आप ये देख लें कि जब से उसने क्रिकेट शुरू किया है, लोकल क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट, पैकर के सारी तफसीलात दे दी हैं। और हद है यार, मीडिया को भी कोई चीज चाहिए ये पकड़ने के लिए। कहाँ नवाज शरीफ साहब अरबों खरबों की चोरी करके पाकिस्तान से बाहर ले गए, जब सरकार में होते हैं तो मालो दौलत बढ़ता है। कहाँ इमरान खान, जिसने कभी सरकारी नौकरी भी नहीं की, जो पैसा कमाया वो पाकिस्तान में लाया और पाई पाई का हिसाब दे रहा है। अगर उसने इस बात पर डिस्क्वालीफाई होना है जी, तो मुझे तो बड़ा ताज्जुब होगा। क्या आप समझते हैं जुडिशरी अंधी है? क्या आप समझते हैं पाकिस्तान की कौम अंधी है? मगर ये कि मीडिया को भी मिला हुआ है और इन लोगों को तो मिला ही हुआ है कि भाई वो ये इनका तो कमाल ये कहते हैं हम गंदे हैं, तुमको भी, तुम भी गंदे हो, तुम भी गंदे हो। इनका तो जीत यही है। पीपुल्स पार्टी सारे जमाने में ये कहती थी कि हम तो हैं चोर, तुम भी हो। ये कोई बात है यार? अपने पैनामा की बात करें, निकले यार उससे, खान को बिलावजे घसीटते हैं यार। बिल्कुल ठीक है आरिफ अलवी साहब, हम आपसे भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, एजाजुल हक साहब के साथ भी गुफ्तगू जारी रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहराए। बात हो रही थी मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट की बुनियाद पे अदालत उज़्मा ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के सदर एजाजुल हक साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आरिफ अलवी साहब हैं। आरिफ अलवी साहब, इफ़ आई कुड कम बैक टू यू जनाब, ये जो एक सफ़र था पिछले साल से आज तक, जो अब फैसला महफूज हो गया है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि ये उनकी जद्दोजहद की विंडिकेशन है और उनको नतीजे से क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ, जैसे आज मैं सखर आया हुआ हूँ तो यहाँ लोगों का जो रिएक्शंस है, ये आम पब्लिक के अंदर इतना अप्रिशिएट हो रहा है ये मामला, ये एक तारीखी कैफियत है। मैं 100% कन्विंस्ड हूँ। शायद आपने मेरा वो क्लिप देखा हो, जब वो 2-3 जजमेंट आया था तो मैं तो कह रहा था जब ही झाड़ू फिर गई है, और मुझे यकीन था कि जो 13 या 14 सवाल फ्रेम हुए हैं इनका जवाब नवाज शरीफ के पास नहीं है। ये मुझे यकीन था, क्योंकि मैं जानता हूं और अब आप लोग पहचान गए कि कोई मनी ट्रेल, कोई बहाना नहीं है। इनके वकील ने खुद कोर्ट के अंदर, परसों जब मैं मौजूद था, इनके वकील ने ये कहा कि जी कतरी को तो ये खुद भूल गए, अब कोर्ट में लाए भी नहीं। अच्छा, और इन्होंने ये कहा कि फर्ज कीजिए, अब ये फर्ज करा रहा है इनका वकील, मेरा वकील नहीं, वो कह रहा है इनका वकील के जी ये जो प्रॉपर्टी इन्हीं बच्चों के नाम 93 से 95 तक अगर दी गई तो अब्बा जी ने दी, यानी दादा ने दी। तो अब जजेस की आंखों के अंदर पहले आपने धूल झोंका, अब जज क्या ओपिनियन बनाएगा? जज तो यही ओपिनियन बनाएगा कि पहले इस तरह से बेवकूफ बना रहे थे, अब इस तरह से बेवकूफ बना रहे हो। तो जजेस ने कहा कि कोई विल होगी, कोई चीज होगी, कोई फैसला होगा, तुम्हारा कोई विल है तो, और विल के अंदर इन प्रॉपर्टीज का भी जिक्र नहीं है, तो लिहाजा तुम्हारी ही होंगी जब ये डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आई, वरना विल आई और उसके अंदर मियां शरीफ साहब की सारी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट। मैं ये कह रहा हूँ कि 100% फैसला जो है वो इनके खिलाफ आना है। अगर आरिफ अलवी साहब ये फैसला डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं रिजल्ट करता और ये नैब या ECP रेफर हो जाता है, तो फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा PTI का? देखिए, जुडिशरी मैंने जैसे कहा कि अंधी नहीं है। अच्छा, जो 2 जजेस ने फैसला किया था वो मिसाल के तौर पर 5 कागजात पर किया था। ये तो इनकी बदनसीबी है, ये कॉन्फिडेंट थे कि JIT को भी हैंडल कर लेंगे। 5 कागजात पर जुडिशरी ने 2 जजेस ने फैसला किया था, 95 और आ गए। तो मैं आपको ये कहता हूं कि जस्टिस खोसा साहब का जो फैसला था उसका पेज 182 से 189 तक आप पढ़ लीजिए। उसके अंदर उन्होंने कहा जी मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूं, आई एम कन्विंस्ड। एक उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन फॉरन को डी नोटिफाई करे। तीसरे उन्होंने कहा कि नैब को केस तैयार कर लेना चाहिए ताकि ये नैब के अंदर ये क्रिमिनल चले। अब तो मजीद 4 चीजें और ऐड हो गई हैं। पहले तो एवनफील्ड था ना, उसके बाद जनाब ये अल अजीजिया आ गया, उसके बाद ये इनकी ऑफशोर कंपनीज 12-13 आ गई, उसके बाद इन्होंने गल्फ स्टील के अंदर जो किया वो आ गया, फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए वो आ गए। आरिफ अलवी साहब, हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि PTI का रद्द अमल क्या होगा अगर डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन ना हो और ये
ट्रायल या ये एक कंटिन्यू हो नैब में, उस टाइम पे पीटीआई की क्या रद्दमल हो? मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ, नंबर 1 आई बिलीव के इसके अलावा कोई फैसला नहीं है, मगर अब बाय चांस कोई और फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला हमें कबूल होगा। ठीक है जी। तो कोई उस तरह आरिफ अलवी साहब कोई लॉकडाउन वाली सूरत हाल फिर नहीं बनेगी अगर डिस्क्वालिफिकेशन ना हो कि आप कहें कि नहीं अब क्योंकि मॉरल राइट खो बैठे हैं तो अब हम लॉकडाउन करेंगे, उस तरह की कोई बात? ये ऐसी कोई बात नहीं, पूरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होगा, दूसरी तरफ भी मंजूर होना चाहिए। हमने तो ये भी तय कर लिया कि अगर फैसला होगा और ये लोग सड़कों पर आकर अमान खराब करने की कोशिश करेंगे तो पीटीआई खुद अपने वर्कर्स को पीछे रखेगी। हम ये समझते हैं कि जो बैटल पाकिस्तान की अवाम ने अल्लाह की मर्जी से जीती है उसको सड़क पर ये लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और हम बिल्कुल आखिर में आरिफ अलवी साहब, बिफोर वी गो बैक टू एजाज साहब, अभी आपने बात की अवाम की स्ट्रगल की और अवाम की पावर की, तो अभी जो PS 114 में हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई और काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई पीटीआई कराची पे इरफान उल्लाह मरवत की हमायत हासिल करने के हवाले से, अगर उस पर आप कमेंट करना चाहें। जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बाय इलेक्शंस की डायनेमिक्स और होती हैं। 1 साल रह गया है, आबादी ने भी ये सोचा कि जो हुकूमत में हो उसको वोट दे दो, शायद ये अपने वादे 1 साल में पूरे कर दे। बाय इलेक्शन की डायनेमिक्स सिर्फ सड़कों पर और इन चीजों पर होती है और उन्होंने ये उम्मीद लगाई है कि 1 साल में ये कर लो, ये इसका मेन इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। आरिफ अलवी साहब बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। साहब अगर हम सर ये आरिफ अलवी साहब की भी आपने बात सुनी, मेरे ख्याल से फसी भाई का भी सवाल है। साहब एक है, आरिफ अलवी साहब तो कह रहे हैं कि कोई एहतजाज नहीं होगा, लेकिन पीपीपी का शायद कुछ प्लान बन रहा है, लेकिन अगर ये फिर भी हम देखते हैं अगर कोई धरना टाइप सिचुएशन हो जाए, और जो गवर्नमेंट उन दोनों केसेस में, दोनों लॉकडाउन में और धरना में, उस वक्त काफ़ी वीक लग रही थी, और इस केस के बाद इतने माह जो क्रेडिबिलिटी है हुकूमत की वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। क्या ये सरवाइव कर सकेंगे? जो वो एक सिक्योरिटी सिचुएशन, वो एक अनरेस्ट बन जाता है, क्या अभी एटलीस्ट PMLN इसे सरवाइव कर सकेगी? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे इवेंचुअलिटी को जिस पे हम बात कर रहे हैं 62, 63 हो जाता है, क्योंकि ये वन ऑफ दी ऑप्शंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि PMLN चाहेगी कि अपनी पंजाब में गवर्नमेंट को इंटैक्ट रखे फॉर द टाइम बिंग, और वो बड़े आराम से अपना प्राइम मिनिस्टर बनाकर और कोशिश करेंगे कि ये मामलात जो हैं वो चलते रहें, CPEC के प्रोजेक्ट्स चलते रहें, और मार्च में देखें सेनेट के इलेक्शंस हैं, और उसके बाद फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ये कंप्लीट करेंगे, और एनर्जी क्राइसिस को थोड़ा बहुत कंट्रोल करके विद ऑल दी मतलब रिसोर्सेज जो हैं उनके पास, अपने MNS को सपोर्ट करके। अच्छा इजाज़ुल हक साहब, आपने अभी पहले बात की सिस्टम की, हम ऑफ स्क्रीन भी यही बात कर रहे थे, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो वज़ीर आज़म का ओहदा है वो ज़ात से बड़ा हो, अगर आप जमहूरी निज़ाम को सामने रखें या इंस्टेबिलिटी को सामने रखें या जो अखलाकी राइट होती है उसको सामने रखें, तो इस्तीफ़ा देना क्या मुनासिब नहीं होगा? देखिए, ये वो स्टेज नहीं है आसिफ साहब अभी, क्योंकि उनके जहन में बहुत सी बातें हैं, और हमारे तमाम सियासतदानों के और इस पोजीशन पे जो निकलते हैं, क्योंकि माजी के अंदर आपको पता है कि 90 में क्या हुआ, 93 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ और 96 में क्या हुआ, तो वो चीज़ें जहन में रखी जो बार बार ये बात करते थे कि साजिश हो रही है, तो ऐसी बट इजाज़ साहब 90 और 99 में तो शायद सदर पाकिस्तान के पास 58(2)B था, या शायद फौजी कू हो जाता था, फौजी आमिर आ जाता था। इधर तो पैनामा तो कोई दुनिया भर साजिश तो नहीं थी शायद सर, अगर आइसलैंड के वज़ीर आज़म भी घर चले गए और जो डेविड कैमरन को भी सवाल के जवाब देने पड़े, और अब ये वापस इधर आ गया है, मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट के सैकड़ों सफ़े भी बन गए हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये शायद पुराने दहाइयों वाला किस्सा नहीं है, ये एक नया किस्सा है, और इसमें जब एहतसाब की बात होती है तो किसी ऑपरेशन मिडनाइट जैकल या किसी मिलिट्री को या किसी बैरूनी कुव्वत से ताल्लुक़ नहीं रखती? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके डायनामिक्स ही और हैं, मौजूदा सूरत हाल के डायनामिक्स और हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि वो उस फेज से गुजर चुके हैं, जैसा कि अभी कल ही लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि जब आप काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो उसके पीछे भी एक साजिश थी, तो जहनों में लोगों के ये है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल की डायनामिक्स और है। मेरे नज़दीक कोई साजिश नहीं हो रही, मेरे नज़दीक इसमें इस्टेब्लिशमेंट कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रही, और ये एक रेगुलर
जो केस है जो कि इंटरनेशनली आया और उसको लेकर हमारे कोर्ट्स चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मौजूदा वज़ीर आज़म ने ख़ुद वो मौके फराहम किए और इनके ख़ानदान ने, जिससे कि ये केस जो है इनके थोड़ा बहुत ख़िलाफ़ गया। बिल्कुल ठीक है एजाज़ुल हक साहब, बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, कीमती वक्त देने का। फसी भाई, आफ्टर लिसनिंग टू आरिफ अलवी साहब, सीनियर लीडर PTI, आफ्टर लिसनिंग टू एजाज़ुल हक साहब, लीडर PMLZ, तो मेरा और आपका भी इसके बाद सियासी तज्ज़िया होगा अगर कोई सुनना चाहे। मेरे कज़नों के अलावा। बिल्कुल डन, वो देख रहे हैं, वो खुश होते हैं, बड़े लोगों से हम मिलते रहते हैं। मुझे एक का तो मैसेज आया है। ठीक है, वेरी गुड, उनसे बात करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी मुश्तरका तहकीकाती टीम की जो रिपोर्ट थी, उसकी बुनियाद पे अदालत उज़्मा ने अपना फ़ैसला महफूज कर दिया। और जनाब, जो पहला जुमला था यानी मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT, वो मेरे ख्याल से हम अब 21वीं बार दोहरा रहे हैं इस शो पे लेकिन वो क्योंकि तमाम खबरों की जीनत बना हुआ है जनाब, हम आज वो बातें करेंगे जो कभी पहले नहीं हुई और किसी शो पे नहीं हुई जनाब। सही जी। वैसे एक चीज़ था कि ये जो आज हमारे दो गेस्ट थे, एजाज़ुल हक साहब और आरिफ अलवी साहब, दोनों का ज़रा पॉइंटेड व्यू था, लेकिन एक चीज़ जो इसमें अच्छी निकल आई कि एक ज़रा से सिविल डिस्कोर्स तो हो सकता है। फसी भाई, दो राय में सिर्फ सिविल डिस्कोर्स होती है, वो बस हमारी हिस्ट्री में एक बार किसी ने फ़ोन बंद किया था और एक बार हमें किसी ने सुना दी थी। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज़ है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जो भी रिज़ल्ट होगा मैं कबूल ही कर लूँगा, और आज अगर आरिफ अलवी साहब भी कह रहे हैं कि PTI का ये है, तो ये वैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। अगर आप एक डिसीजन से देखें, ये डिसीजन जो भी अब आएगा इसमें लोग डिसअपॉइंटेड होंगे। और एक तो मसला ये है कि ये जो हमारी सियासी गुफ्तगू है वो इतनी अजीम टेम्परेचर उन्होंने हासिल कर लिया है कि अगर कुछ कूल डाउन हो सके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ जो, और हमने इस पे बात पहले भी की है, वो यही है कि जो अभी थ्रेट आ रही है जमहूरियत को, वो ये नहीं है कि ये डिसीजन जो है ये मुल्क चल सकता है, PMLN अगर नवाज शरीफ हो या ना हो वो फिर भी चल सकता है। लेकिन यही जो दो तीन चीज़ें हैं डिसीजन के बाद के, हमें थोड़ा सा ये प्रेशर जो है ना अब सिस्टम से निकालना पड़ेगा। बिकॉज अगर किसी लिहाज से अगर फिर धरने शुरू हुए या काउंटर धरने शुरू हुए या प्रोटेस्ट शुरू हुए, उसमें सियासी वायलेंस हो गई, वो आपने तो देखा है 90s में भी मसला था, अभी भी है, और वो कुछ और चीज़ का जवाब ना बन जाए। अभी यही चीज़ है कि एजाज़ुल हक साहब भी कह रहे थे, और ये मैं भी बिलीव करता हूँ कि PMLN ने इंटरनल डिस्कशंस की होंगी कि रिप्लेसमेंट कौन होगा अगर आर्टिकल 62, 63 लागू हो गया। बिकॉज ये जो इनकी अभी पब्लिक पॉस्चरिंग है वो इसलिए है कि अगर वो समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या अगर कोई रूम हो सुप्रीम कोर्ट में या कहीं और भी कोई रूम हो, अगर हम एक ऐसा नुक्ता दिखा दें कि हम सिर्फ ये स्टांस रखें और वो एक मैक्सिमलिस्ट स्टांस है कि हम मानेंगे ही नहीं, तो शायद कोई और ज़रा सा पीछे हट जाए। ठीक है, लेकिन ये आई डू बिलीव कि इंटरनल वर्किंग हो गई होगी। और इसमें अगर आप देख लें, एक जो ज़रा लीक सी आई है 2-3 दिनों में से कि अगर ये चले गए तो हम ख्वाजा आसिफ को ले आएंगे, तो वो यही है कि कंस्पिरेटर्स को बताना कि आपको हम अगर यूसुफ रज़ा गिलानी चला जाए तो राजा परवेज अशरफ आ जाएगा। ये वही प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है कि तुम करके दिखाओ, ठीक है, हम ये बंदा लेके आएंगे। ठीक है, ये फसी भाई आपने जो अभी बात की उसमें मैं कुछ साथ साथ नोट कर रहा था, क्योंकि कुछ आप हिस्टोरिक बातें कर रहे थे। हाँ जी। जो पहले आपने बहुत हिस्टोरिक बात की, एंड आई से दिस जेन्युइनली, वो ये था कि मैं फसी ज़का एजाज़ुल हक साहब से ये इत्तेफाक करता हूं, और फिर आपने आगे फिर कुछ कहा। जो दूसरी बात आपने की वो ये है फसी भाई, मैं हमेशा आपसे इस बात पे एग्री करूंगा, दो राय में फसी भाई वॉइस ऑफ रीजन होता है। मेरी नहीं, लेकिन फसी ज़का की वॉइस ऑफ रीजन होती है, उससे फिर बाकी लोग वो टेम्पर हो जाते हैं। एंड आई जेन्युइनली बिलीव दिस
जो आखिरी चीज़ है जो आपने बात की कि अब इस फैसले को हम देख रहे हैं और अब आपने ये देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो टेम्परेचर था जो इधर था वो अब थोड़ा सा आहिस्ता से थोड़ा सा धीमा हो गया है। वो इसलिए भी है कि अगर आप सब चीज़ें छोड़ दें, मैं समझता हूँ एक सियासी जमात ने इंतहाई नामुनासिब बातें की हैं इस JIT के बारे में एंड बाय एक्सटेंशन दबे हुए अल्फाज के जरिए अदालत उज़्मा के मुतालिक, लेकिन इफ यू लुक एट द जंगल दैट वाज 1998 तो कोई कंपैरिजन नहीं है और चाहे कुछ भी हो सब ने कहा कि हमें फैसला मंजूर है, जिसका मतलब है कि एक हद तक आपके अदारे काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता से उनमें अब जो लोगों का एतमाद है वो वाकई में बढ़ता जा रहा है। ये और बात है कि शायद अगर फैसला एक तरह का आए तो 50% का शायद एतमाद उधर ही और फैसला एक और तरह का है तो वो थोड़ा सा वेरी करता है। हाँ, वर्बल स्टेटमेंट्स पे तो हम नहीं जा सकते बिकॉज जो अपॉर्चुनिज्म की जो मर्ज है पाकिस्तान में ना वो तो बहुत फैल गई है। ठीक है, तो अगर कोई कहते हैं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे ये मान लेंगे, ठीक है ना, तो वो हम भी एक कान से सुनते हैं दूसरे से वो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। एक चीज़ बताएं फसी भाई, आपने सवाल किया था बहुत अच्छा कि आप वज़ीर आज़म को क्या मशवरा देते कि इस आदमी को बनाए वज़ीर आज़म अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। तो ये मैं सवाल आपसे पुट करता हूँ, ये दो किस्म के सवाल फ़र्क अंदाज में। जो पहला सवाल है वो जेन्युइन सवाल है कि आप कल अगर इसी काबीना से किसी को वज़ीर आज़म बनाते तो वो कौन होता, और दूसरा नॉन जेन्युइन सवाल है कि आप वैसे ही में किसको बना देते। हाँ ठीक है, अगर जेन्युइन सवाल हो तो देखें चॉइसेस हैं, ठीक है। मैं आर्टिकल नहीं जस्ट वन प्लीज, ठीक है, अगर मैं आर्टिकल 62 63 पे नहीं उसमें ना जाएं आप, नहीं अगर मैं इस पे निकल जाना गया, इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर मैं इस पे निकल गया ना तो ममनून हुसैन साहब ही होते हैं, तो फिर मैं अयाज सादिक को बना के मैं इमरान खान को साड़ूंगा ठीक है। लेकिन अगर मुझे मुल्क चलाना है, ठीक है ना, तो आई मीन एहसन इकबाल एक चॉइस है, ठीक है, टेक्नोक्रेटिक आदमी है, वही जो चीजें हो रही हैं जरा। ये भी फसी भाई एक और दिलचस्प जुमला है आपका कि मैं वजीर आजम बनाऊं तो जो सही चॉइस होगा वो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी होगा वो जो पॉलिटिकल मशीन को हेड करेगा। लेकिन उसकी रीजन है वो ये है कि जब हालांकि वो सियासतदान है पूरे, हाँ सियासतदान है, लेकिन अब पार्टिसन टाइम इतना हो गया है कि आपको अगर कोई रिप्लेस करना है उनको अपने आप को एस्टैब्लिश, या अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर हो उस लिहाज से और वो इक्वली, ठीक है, अगर आपने फिर इसाकदार को बना दिया तो फिर लांछा शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्योंकि वक्त कम है फसी भाई, अगर वैसे ही बनाना था जाते जाते दलाल चौधरी मुझे अजीब सा खदशा था कि आपने यही कहना था। अच्छा खैर, आपने सवाल पुट किया था चौधरी निसार साहब के मुताल्लिक कि वो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे। हमारे पास फीडबैक भी अच्छा खासा है, सबका फीडबैक लेंगे अगले सेगमेंट में, रहिएगा हमारे साथ, कहीं और इस तरह के जवाब नहीं मिले। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट की बात हो रही थी जिसपे अदालत उज़्मा ने अपना फैसला महफूज कर लिया। फसी ज़का साहब ने एक सवाल सोशल मीडिया को किया था, सोशल मीडिया को तो नहीं, जो फसी भाई के ट्विटर है उस पर उन्होंने किया कि चौधरी निसार साहब कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहेंगे। फसी भाई इसको ज़रा रैपिडली करना है, मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा और आपका साथ साथ तज्जिया ज़रा अगर आप जी। मैं वैसे जल्दी से बता दूं, मेरा अपना प्रेडिक्शन है, पहले 2 घंटे फेसबुक के हार्ट बटन के बारे में होगा, ठीक है ना, कि ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ हाशी फैलती है इस मुल्क में। दूसरा फिर एंट्री स्टैम्प पे होगा, एंट्री स्टैम्प पे वो तो होगा ही होगा, और नादरा की बड़े पोलाइट सर्विस के बारे में बात, फिर कहीं से वो कहेगा ये आप लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। 1-2 जरा क्या कहते हैं पैसिव एग्रेसिव बातें भी कर देंगे, ओवरऑल कह देंगे मैं तो इनके साथ हूँ और मैं बहुत, और जाएंगे नहीं। ठीक है सर। यासिर जी खान ने फरमाया कि वो कुछ नया नहीं कहेंगे, जो आपने कहा, और कहेंगे ये तमाम के तमाम सब र्यूमर्स थे जो तहरीक इंसाफ ने ये अफवाहें फैलाई हैं और कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होते हैं। हैदर हसन साहब ने फरमाया है कि वो कहेंगे जिम्मेवारी। ठीक नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, वो कोई 33 दफा कहेंगे वाह के साथ जनाब लोगों का फर्क प्रोनाउंसिएशन होती है। फिर डॉक्टर इब्कार ने फरमाया कि एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसका कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। जनाब इन सब लोगों की वजह से हमें जरूर एंड में पैमरा से नोटिस आएगा। जनाब ये आदमी बहुत जबरदस्त एनालिस्ट है अहमद हसन साहब ने फरमाया
मेरी जिम्मेवारी है कि जनाब ये जिम्मेवारी पे ये अब देखें फसी भाई, ये कंटेंट पे आना चाहिए, सबका सब स्टाइल पे। सैयद अब्बास हैदर साहब ने फरमाया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर देंगे। वैसे हो भी सकता है, प्रेसिडेंट है। और सुहेल साहब ने कहा कि जब तक उनको नहीं पता कि फैसले में क्या होगा तो वो अपने अल्फाज के साथ फिर अच्छा खेलेंगे फसी भाई। लेकिन ओवरऑल मैं नहीं समझता कि ये पार्टी छोड़ेंगे। ठीक ठीक। फिर जो भी फैसला है। काजी इरफान साहब ने फरमाया कि सर आप बस बताएं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैं पढ़ता जाऊं। अच्छा ठीक है। काजी इरफान साहब ने फरमाया कि 4 घंटे तवील मीडिया टॉक होगी, कुछ नया नहीं होगा। और फिर उन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर का हवाला दिया है और कहा कि उनके मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ा एक्यूरेट लड़का, 94%। 94% काजी साहब को #किंग फेडरर साहब और साथ में टेनिस बॉल का इमोजी भी है। उन्होंने कहा, और ये सर ये मैं सुओ मोटो लेके कहता हूँ, खुद नोटिस लेके कहता हूँ कि इनका 100% एक्यूरेसी है। उन्होंने कहा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। ठीक सर, 3 घंटे बाद ये बात 3 घंटे बाद दानिश जैदी साहब ने कहा मुझे लगता है कि वो इस्तीफा देंगे लेकिन मुस्लिम लीग नवाज नहीं छोड़ेंगे और एक फॉरवर्ड ब्लॉक में हिस्सा लेंगे मजलिस शूरा के बाहर। तो ये जनाब अगर आप कुछ तजिया फरमाना चाहें। नहीं तो बस आई थिंक लोगों का वैसे जो चौधरी निसार साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है ये थोड़े लेजेंडरी हो गए हैं। ठीक, लोग देखते हैं और बहुत दिलचस्पी से देखते हैं और उसका नतीजा शायद उनको कोई ख़ास नहीं नज़र आता है, लेकिन एक परफॉर्मेंस है। एंड एक चीज़ है, एटलीस्ट ही स्पीक्स वेल, तहम्मुल से रिलैक्स करके फेसबुक पे नज़रिया दे देते हैं। ठीक है ना, वो बहुत अच्छी बात है फसी भाई, लेकिन कुछ बुनियादी इश्यूज हैं इस वजारत के साथ अगर और ये हम बार बार दोहरा चुके हैं। मैं वापस संजीदा बातों पे अगर हम नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आप फिरकावारियत फैलाने वाली तंजीमों में और दहशतगर्द तंजीमों में तफरीक नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है कि सेक्टेरियनिज्म उस तरह का मसला नहीं और 1400 साल पुरानी जंग है, पारा चिनार नहीं गए, उस तरह के आप मसले करेंगे और फिर बाद में उसके मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये बड़े वाज़े किस्म के कैपेसिटी गैप्स हैं और इस पर मेरे ख्याल से कोई इख्तिलाफ राय की गुंजाइश नहीं है। नहीं आई एग्री। और लास्टली मेरे ख्याल में जो इनकी जॉब के नेचर में है एक लिहाज से, लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव फेसबुक पे और ट्विटर और सोशल मीडिया पे फोकस है ये मेरे ख्याल में काउंटर प्रोडक्टिव है। जो इसमें असली मसला है वो यही है कि जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ से वो रिक्रूटमेंट करते हैं, जहाँ से उनके पेजेस अभी तक बैन भी नहीं हुए, अगर उस पर एक्सक्लूसिवली फोकस करते तो शायद उसके हम फिर आज वाह भी करते हैं कि ये जेन्युइनली एक इफेक्टिव काम होता है। सो आई एग्री, ये जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, हो सकता है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे ही हो। नहीं डेफिनेटली हो सकता है। मैं तो हो सकता है हमारी तकदीर बदल जाए कि नैप लॉन्गर स्लीप, आज से ये उठ गई है। ये फसी भाई एंड में आपने फिर पीपल्स पार्टी वाली बात कर दी ना, फिर आपने ये जबरदस्त पार्टी है, क्यों नहीं बात करेंगे। चलें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामने रखते हुए हम फिर खुदाफिज कहते हैं, बल्कि अमानुल्लाह खान साहब ने भी आखिर में कहा कि ये चौधरी निसार साहब ही कहेंगे, उसके साथ हम मेरे ख्याल से शो को मुकम्मल करते हैं। उन्होंने फरमाया गुड बाय फोक्स वो ये कल कहेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फजीज़ आका को अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगर आप पैमरा की तरफ से हैं तो ये शो के ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स नीचे आपको मिल जाएंगे। वो कल तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।